Today's topic is behavioral disorders. बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बेसिकली वो डिसऑर्डर्स हैं, वो नुक्स हैं, वो ख़राबियाँ हैं, वो बीमारियाँ हैं जो हमारे बिहेवियर को लेके होती हैं, यानी हमारा बिहेवियर नॉर्मल से किस तरह से चेंज होता है। एपीए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है अ बिहेवियर दैट इज़ टिपिकली और स्टेटिस्टिकली अनकॉमन। ठीक है, कॉमन बिहेवियर नहीं होता, अनकॉमन बिहेवियर यानी नॉर्मल नहीं होता, एब नॉर्मल बिहेवियर विद इन अ पार्टिकुलर कल्चर और दैट इज़ मैल अडेप्टिव or detrimental to an individual or those around that and withdraw। ठीक है, तो जो नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, थोड़ा सा हट के होता है, वो कहलाता है क्या? एबनॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट स्ट्रीट स्मार्टनेस है। स्टेनबर्ग ने थ्योरी दी, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि टाइप्स हैं इंटेलिजेंस की तीन: एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, क्रिएटिव, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल, कंटेक्चुअल। ये पीछे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए इन्हें डिस्कस करने की इतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं। स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या कहती है? उसकी थ्योरी बेसिकली द एबिलिटी टू मैनेज और सक्सीड इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशंस एंड स्पेशली इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़। यानी कि स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या है कि बेसिकली बड़े लेवल के ऊपर कोई भी मुश्किल परेशानी आ गई है तो उसे डिलीजेंटली जो है डील करना उसके साथ कहलाता है स्ट्रीट स्मार्टनेस। अब हम देखेंगे स्ट्रीट स्मार्टनेस और बुक स्मार्टनेस में क्या डिफरेंस है। बुक स्मार्टनेस बेसिकली एनालिटिकल इंटेलिजेंस की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की फॉर्म है, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल या कॉन्टेक्चुअल फॉर्म भी कह सकते हैं। स्कूल टाइप लर्निंग है बुक स्मार्टनेस, और ओरल और रिटन दोनों तरह से हो सकती है, जबकि स्मार्ट स्ट्रीटनेस एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए ये ट्रायल और एरर के ऊपर डिपेंड करती है। बुक स्मार्टनेस टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर्ड, ऑलवेज हैव बैकअप प्लान होते हैं इसके, टेंड टू ट्रैक द कैलकुलेट रिस्क। जबकि स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है ये इम्प्रॉपर नेचर की होती है और एबल होती है स्ट्रीट प्रॉब्लम्स की स्पॉट के ऊपर जाके, टेंड टू टेक रिस्क। अब हम देखेंगे कि एबनॉर्मेलिटी जो है उसकी अप्रोचेज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं एबनॉर्मेलिटी की, एबनॉर्मल बिहेवियर की। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर गिवन बाय एपीए। एपीए क्या कहता है? अ बिहेवियर दैट इज़ अ टिपिकल or statistical uncommon with a particular culture or that is maladaptive or detrimental in the individual and those around the individual। statistical approach क्या है? ये कहती है कि बिहेवियर जो कि रेयर है या इनफ्रिक्वेंट है, यानी वो अक्सर नहीं होते या बहुत रेयर हैं, ख़ास हैं, लेवल हम उसे कहते हैं कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है स्टेटिस्टिकल अप्रोच के अंदर। सम बिहेवियर स्टेट्स फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल पोइट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट आर रेयर बट नॉट एबनॉर्मल। लेकिन ये इस तरह के आएंगे जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, यानी जो नॉर्मल होते हैं वो एक एवरेज बंदा होता है, ठीक है, लेकिन ये एवरेज से ऊपर जाके काम करते हैं, ठीक है, अपने एक्सेप्शनल जो है वो दिखाते हैं टैलेंट, तो इन्हें हम कहेंगे कि ये जो है एक इनफ्रीक्वेंट बिहेवियर शो करें, लेकिन ये एबनॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सेकेंड इज़ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म, कि सोशल नॉर्म जो होती हैं, समाजी जो वहाँ की रवायात हैं उससे कैसे डेविएट होते हैं। बिहेवियर्स दैट डेविएट फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कंसिडर्ड एबनॉर्मल, यानी जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, हमारा माशरा हमसे उम्मीद रखता है कि हम जो है इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन अगर हम वैसा बिहेवियर शो नहीं करते तो हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी की जो रवायात हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहलाए जाएंगे कि एबनॉर्मल है। Like a highly depressed or anxious person who doesn't deviate from societal expectations might seem normal to layman। Personal distress, अब ये क्या है? By this approach, the behavior will be considered abnormal if it results in feeling of distress, anxiety or guilt in an individual, or if it is abnormal to others in some way। For example, inherently subjective हो सकता है in many forms of mental disturbance, mental behavior, people report feeling emphoric and experiences subjective feeling of well-being। The inability of function effectively क्या है? According to this definition, if person is unable to adjust the societal demands, his behavior is abnormal। For example, अल्कोहलिज्म, अगर कोई बंदा अल्कोहल पीता है, हालांकि उसे पता है कि मना है और सोसाइटी इससे को पसंद नहीं करती जो बंदा शराब पीता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो शराब पीना शुरू कर दे तो फिर वो एबनॉर्मल होगा ना, नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं होगा। ड्रग एडिक्शन, शिज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एबनॉर्मल बंदे की निशानियाँ होती हैं।
नेक्स्ट है जी सम बेसिक कॉजेज। इसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्या क्या वजह हो सकती है कि बंदा जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाना जो है वो शुरू कर देता है। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि गुस्सा, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा है किसी चीज़ पे लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा, तो नतीजे के तौर पे वो इस तरह के काम जो है वो फिर शुरू करने लग पड़ता है। पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं लाइक फिजिकल हैंडीकैप्स, लैक ऑफ स्किल्स और कम्पिटिटिवनेस और इनएडुकेट सेल्फ कंट्रोल एंड एग्रेशन। इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या हो सकते हैं कि प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, डेथ ऑफ लव्ड वन, लैक ऑफ अनरेस्ट अमंग स्पाउसेज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फिश फुलफिल। कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो आसपास के उसके लोग रह रहे हैं उसके साथ उसकी जो है वो बन नहीं पाती, लाइक अप्रोच कॉन्फिडेंस कन्फ्लिक्ट, डबल अप्रोच कन्फ्लिक्ट एंड डबल अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अब प्रेशर जो है वो बंदा किस तरह के लेता है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकते हैं। लार्ज वर्क आवर्स, अगर वो ज़्यादा घंटे काम कर रहा है जाहिर है वो थक जाएगा। टफ ड्यूटीज़ हैं, डिफ़िकल्ट गोल्स, अनकॉन्शियस प्रेशर्स क्या है, ये फ्रेड्स कंसेप्ट कहता है कि डीप रूटेड मेमोरीज जो हैं, फॉरबिडन इम्पल्सिस एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस टू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस इज़ द गोल। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस जो है वो बैलेंस में आ जाए, पहले से ठीक तरह से काम करे, तो हमें कॉन्शियसली जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। थ्योरीज हैं कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर की, बायोजेनिक थ्योरी और साइकोजेनिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग बायोजेनिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर जो है कोई फिजिकल कोज होता है, ये एम.एल. कैरपली ने दिया 1883 में। और साइकोजेनिक थ्योरी कहती है कि ये जो है इमोशनली होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। वेरियस इसके व्यू पॉइंट्स हैं बायोलॉजिकल के मेडिकल मॉडल था ये एबनॉर्मेलिटी का, ठीक है, मोस्टली हेरिडिटी ये होता है। और साइकोलॉजिकल जो पॉइंट था इसके अंदर साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव आ जाता है, बिहेवियरिस्टिक, प्रोफेस्टिक, ह्यूमनिस्टिक, इंटरपर्सनल बिहेवियर। इतनी थ्योरी पीछे हमने सारी पढ़ी हैं डिटेल से, बी स्किनर की, पावलव थ्योरी, सिगमेंट फ्रेंड की, ये सारी जो हैं इसके अंदर फॉल करती हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर स्टडी करने के लिए साइको सोशल व्यू पॉइंट को। होलिस्टिक व्यू पॉइंट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चर फैक्टर इनटू कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये नहीं, होलिस्टिक कहता है कि हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल डिमांड है या साइकोलॉजिकल डिमांड है बॉडी की, वो सारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, कि वो किस तरह से अपने आप को या अपने हवास को काबू में रखता है। केस स्टडी एक है जॉन हिंकीज असैसिनेशन अटैम्प्ट फॉर रेनल्ड रीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो साइकोलॉजी के स्पेशली स्टूडेंट होते हैं उनको केस स्टडी वगैरह कह सकते हैं, लेकिन सीएसएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सो यू हैव टू स्किप दैट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल ऑर्डर, ये हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, सो आप इसको यहाँ तक रिव्यू करें और इसके नोट्स बनाएं और इसको गो थ्रू करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।